इसके पहले की वीडियो में हमने संधारित्रों का श्रेणीक्रम समूहन हेतु तुल्यधारिता का व्यंजक प्राप्त किया था। आशा है कि आपको वो अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से संधारित्रों का आज हमें समांतर क्रम समूहन में तुल्यधारिता हेतु व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कंडेंसर्स। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, जब दो या दो से अधिक संधारित्र को एक के नीचे एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र के प्रत्येक पहले प्लेट को किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, एवं दूसरे प्लेट को हम किसी दूसरे बिंदु पर जोड़कर पहले बिंदु ए को हम धन q आवेश विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और बिंदु बी को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। बिंदु बी को पृथ्वीकृत करने का उद्देश्य प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट पर उपस्थित धन आवेश को पृथ्वी के अंदर भेजना। इस प्रकार के समूहन को हम संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं उनको यदि नोट्स बनाना है तो ये वीडियो बार बार रिपीट करते हुए आप नोट्स भी बना सकते हैं। लाइन चेंज करके हम लिखेंगे कि जब बिंदु ए पर प्लस q आवेश प्रदान किया जाता है, उस समय यह आवेश प्रत्येक संधारित्र में संधारिता के अनुपात में बढ़ जाता है, यानी कि प्रत्येक संधारित्र के प्रत्येक पहले प्लेट पर अलग अलग आवेश आ जाता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, पहले संधारित्र के पहले प्लेट पर धन q1 आवेश, दूसरे संधारित्र पर प्लस q2 आवेश, तीसरे संधारित्र में प्लस q3 आवेश। इसमें प्रिकॉशंस रखने वाली एक ही बात है कि समांतर क्रम में आवेश बढ़ता है और श्रेणी क्रम समूहन में धारा बढ़ती है। संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन में यहाँ पर आवेश बढ़ता है, विभव बढ़ता है ना। जैसे कि हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूह में देखा था, उसमें विभव बढ़ता है और इसमें विभव नहीं बढ़ता बल्कि आवेश बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर पहले संधारित्र पर प्लस q1 आवेश, दूसरे संधारित्र पर प्लस q आवेश, q2 आवेश और तीसरे संधारित्र पर प्लस q3 आवेश। जब ये आवेशित हो जाती है पहली प्लेट, तो प्रेरण की घटना के फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र के द्वितीय प्लेट में के अंदर के तल पर ऋण q आवेश प्रेरित हो जाता है और बाहर के तल पर धन q आवेश प्रेरित हो जाता है। ये धन q आवेश तीनों संधारित्र के दूसरे प्लेट से निकलकर ये सिरा पृथ्वीकृत होने के कारण पृथ्वी के अंदर चला जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट पर धन q आवेश उपस्थित हो जाता है, जो कि अलग अलग होता है, q1, q2 और q3, और दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार से पूरे समूहन के अंदर ए और बी के बीच का विभव जो है v होता है और इसमें प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभव स्थिर रहता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात एक ही है कि इसमें आवेश का वितरण होता है और श्रेणी क्रम समूहन में विभव का वितरण होता है। इतना ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आइए इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उपरोक्त चित्र के अनुसार, उपरोक्त चित्र के अनुसार C1, C2 व C3 तीन संधारित्र एक के नीचे एक इस प्रकार जोड़े जाते हैं, कि प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट का संबंध प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट का संबंध किसी एक बिंदु पर एवं दूसरे प्लेट का संबंध दूसरे बिंदु पर एवं दूसरे बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। दूसरे बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यदि राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आवाज आप सुन रहे होंगे और आवाज सुनकर आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स सुनकर मतलब लिख सकते हैं। जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात जब बिंदु ए पर प्लस q आवेश दिया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे थ्योरी में, जब बिंदु ए पर प्लस q आवेश दिया जाता है
तो इस आवेश का प्रत्येक संधारित्र में धारिता के अनुसार या धारिता के अनुपात में वितरण होता है। यदि हम यहाँ पर प्रत्येक चीज लिखित में लिखे तो शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो जो चीज़ मैं साउंड के रूप में आपको प्रदर्शित दे रहा हूँ उसको आप सुनकर नोट्स में जरूर लिखें। जैसे कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश देने के बाद यह आवेश धारिता के अनुपात में बढ़ जाता है। जैसे कि पहले संधारित्र के पहले प्लेट पर Q1 आवेश, दूसरे संधारित्र पर Q2, तीसरे संधारित्र पर Q3। प्रेरण की घटना के फलस्वरूप दूसरे प्लेट के आंतरिक सतह पर ऋण Q आवेश प्रेरित हो जाता है और बाहरी सतह पर धन Q आवेश आ जाता है। धन Q आवेश का मतलब यहाँ Q1 है तो यहाँ धन Q1, दूसरे संधारित्र पर धन Q2 और तीसरे संधारित्र पर धन Q3। ये धन आवेश जो है बिंदु B पृथ्वीकृत होने के कारण पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ओके, तो आपने देखा अभी कि प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट पर जो धन Q प्रकार का जो आवेश आया था, जैसे कि यहाँ पर धन Q1, धन Q2, धन Q3, क्योंकि यह प्लेट बिंदु B से जुड़े होने के कारण और बिंदु B पृथ्वीकृत होने के कारण यह संपूर्ण धन आवेश प्रत्येक संधारित्र का पृथ्वी में चला जाता है। अब हम यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट पर धन आवेश और दूसरे प्लेट के आंतरिक सतह पर उपस्थित ऋण आवेश होने के कारण इस संपूर्ण समूहन ए और बी के बीच, है ना, विद्युत विभव V का निर्माण हो जाता है। और समांतर क्रम समूहन होने के कारण प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभव V ही रहता है। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है V, यहाँ पे भी दर्शाया गया V, यहाँ पे भी दर्शाया गया V। मतलब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि समांतर क्रम समूहन में केवल आवेश बढ़ता है, विभव स्थिर होता है, और श्रेणी क्रम समूहन में विभव बढ़ता है और आवेश स्थिर होता है। मतलब यहाँ पे भी Q रहता है, यहाँ पे भी Q रहता है और यहाँ पे भी Q रहता है। इस वीडियो के माध्यम से श्रेणी क्रम समूहन रिपीट करने का एक ही उद्देश्य कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। अब आइए चलते हम कि प्रत्येक संधारित्र के C1 पर जो आवेश बटा हुआ है ना Q1, इसकी मात्रा हम निकालेंगे, इसकी मात्रा भी निकालेंगे, C2 पर उपस्थित Q2 और यहाँ पर Q3 की भी मात्रा कैलकुलेट करेंगे। तो धारिता के सिद्धांत के अनुसार धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र C बराबर Q/V। यहाँ पर Q कुल आवेश है, संपूर्ण समूहन में उपस्थित आवेश Q है और यही बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर Q का वैल्यू निकाल देंगे। तो Q इक्वल हो जाएगा C इंटू V। तिर्यक मल्टीप्लिकेशन के दौरान Q इक्वल C इंटू V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ Q जो है संपूर्ण समांतर क्रम समूहन में उपस्थित आवेश की मात्रा। यहाँ C है, C का मतलब है धारिता, संपूर्ण समूहन की तुल्य धारिता, और V का मतलब है संपूर्ण समांतर क्रम समूहन की विभवांतर, दो बिंदु A और B के बीच का। इसी तरह हम एक और कोटेशन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे Q1। तो Q1 जो आवेश है ये प्रत्येक संधारित्र के पहले संधारित्र पर उपस्थित पहले प्लेट पर आवेश है। तो यहाँ लिखेंगे C1 हेतु Q1 की गणना। Q1 इक्वल, अभी अभी आपने देखा था Q बराबर C इंटू V, C यानी कि समांतर क्रम समूहन की तुल्य धारिता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर पर्टिकुलर C1 है तो हम यहाँ पर पहले संधारित्र के लिए लिया जा रहा है, इसलिए C1, और विभव का मान समांतर क्रम समूहन में भी V है और प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच भी V है, तो वो V रहेगा। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हो गया। सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द C2 हेतु Q2 इक्वल, क्योंकि C2 के लिए प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट पर Q2 आवेश है, तो Q2 इक्वल उसकी संधारित्र धारिता C2 है, विभव V है, समान है। ये तीसरा समीकरण। इसी तरह से C3 हेतु Q3 का वैल्यू हम निकालेंगे। Q3 इक्वल C3 इंटू V। ये इक्वेशन नंबर। यदि हम चौथा भी यदि संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ते तो यहाँ C4 हेतु Q4 इक्वल C4 इंटू V। इसके पश्चात हमारा उद्देश्य तुल्य धारिता प्राप्त करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आवेश Q का बंटवारा हो रहा है। श्रेणी क्रम समूहन में किसका बंटवारा हो रहा था? विभव का बंटवारा हुआ था। V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था श्रेणी क्रम समूहन में। लेकिन समांतर क्रम समूहन में आवेश बट रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस जो आवेश लिया हुआ है ये इसी Q से लिया हुआ है। यही Q, जैसे कि कल्पना कीजिए कि 100 कूलाम यहाँ से निकला, तो इसने 50 ले लिया, इसने 40 ले लिया, इसने 10 ले लिया। 50, 40, 90 और 10, 100। क्योंकि ये धारिता जो है ना, ये प्रत्येक संधारित्र के जो आवेश ग्रहण होता है वो धारिता के अनुपात में ग्रहण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से है ना, Q का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर देखिए C इंटू वी है, यहाँ पर हम C इंटू वी को रखेंगे। Q1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम रखेंगे यहाँ पर C1 इंटू वी, और Q2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से C2 इंटू, और प्लस Q3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से C3 इंटू। आप देखेंगे कि C इंटू वी इक्वल, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, V कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से हमें यहाँ पर प्राप्त होगा V इक्वल V मल्टीप्लाई बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कैंसिल हो गया, तो हमारे सामने एक कोटेशन लास्ट में प्राप्त होता है, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। यही वो है जिसकी हमें तलाश थी, क्योंकि संधारित्रों के समांतर क्रम समूह में तुल्य धारिता C का मान हमें प्राप्त करना था। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 5 ही समांतर क्रम समूह हेतु तुल्य धारिता का व्यंजक कहलाता है। ऐसा दर्शा देना है। वीडियो सुनने वाले सुनकर नोट्स में लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, समीकरण 5 ही समांतर क्रम समूह हेतु तुल्य धारिता का व्यंजक कहलाता है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि समांतर क्रम समूह में तुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। लेकिन हमने इसके पहले की वीडियो में संधारित्रों के श्रेणीक्रम समूह में जब देखा था, तो उसमें तुल्य धारिता का युतक्रम यानी कि 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आया था। तो उसका अर्थ क्या था कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम समूह में तुल्य धारिता का युतक्रम प्रत्येक संधारित्र के युतक्रम धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। ये चीज हमने पिछली वीडियो में लिख चुके थे। अब आज हम समीकरण 5 से इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अंत में वो क्या रहेगा कि अतः स्पष्ट होता है कि समीकरण 5 से स्पष्ट होता है कि संधारित्रों के समांतर क्रम समूह में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये दोनों जो समूह है, चाहे श्रेणीक्रम समूह हो चाहे समांतर क्रम समूह हो, इस पर 4 या 5 नंबर का एक अंकित प्रश्न भी आता है। जैसे कि 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः 3, 4, 5 माइक्रोफेरेड है, इन्हें समांतर क्रम समूह में जोड़ने पर या श्रेणी क्रम समूह में जोड़ने पर तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। ये विशेष इंपॉर्टेंट की श्रेणी में प्रश्न रहता है। तो जब समांतर क्रम समूह में तुल्य धारिता पूछी जाएगी तो आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि श्रेणी समांतर क्रम समूह के लिए तो तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। इसमें 3, 4, 5 बोला है या 2, 3, 4 बोला है, यहाँ पर मान रख देंगे 2 और 3, 5 और 4, 9। इस प्रकार से तुल्य धारिता 9 माइक्रोफेरेड कहलाएंगे। क्योंकि दी हुई धारिता जो है माइक्रोफेरेड में है, तो तुल्य धारिता भी माइक्रोफेरेड में कैलकुलेट होंगी। और यदि मान के चलिए श्रेणीक्रम समूह बोलते हैं, तो इसके पहले की वीडियो में आपको बता दिया था कि 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 में मान रखते हुए आप कैलकुलेशन करते हुए 1/c का जो मान के चलिए 1/c इक्वल 12/13 आया, 12/13 आया, तो हम c/1 इक्वल 13/12 कर सकते हैं। कैलकुलेशन करके सो एंड सो माइक्रोफेरेड लिख सकते हैं। ओके।